So we'll start with the first question of next set. A heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass small m. So you have a heavy ball of mass capital M. It is suspended with the help of a string. String का mass है small m और आपको बोला है small m is very very less than capital M. मतलब basically string का जो mass है वो neglect करना है, ऐसा उसका मतलब होता है. When the car is at rest, the speed of transverse wave in the string is 60 मीटर पर सेकेंड. तो जब कार रेस्ट में था, अभी कार रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो. तो बेसिकली लेट अस से दिस इज कार. कार के सीलिंग से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक हेवी मास को तुमने यहाँ पे लगा दिया और कार रेस्ट में है. तो जब कार रेस्ट में होता है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इट इज जी. मतलब टेंशन इज इक्वल टू एम जी इन शॉर्ट. तो टेंशन P विल बी ओनली फ्रॉम एम जी. अभी आगे क्या बोला है, इस पे अगर हमने इस स्ट्रिंग पे अगर हमने ट्रांसवर्स वेव सेट कर दिए तो उसका स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड. तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? अंडर रूट ऑफ P by m, where small m is mass per unit length. ओके. अब तो ये पहला केस हो गया v1 p1. When the car has acceleration a, the wave speed increases to 60.5 meter per second. तो जब ये कार it has acceleration a, so let us say this car is moving in the horizontal direction with acceleration a. तो अब यहाँ पे दो एक्सेलेरेशन होंगे, एक होगा a और एक होगा g. और ये a और g they are perpendicular to each other. तो resultant acceleration will be around diagonal. इसको मैं g dash बोल देता हूँ, g dash. करेक्ट. तो you know, of course you know, tension is mg where m is mass. और ये वैल्यू आपके पास है 60. तो ये कितना है? 60 है, याद रखना है. दूसरे केस में v2 will be equal to under root of t2 upon m. t2 is mg dash, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन g dash है, यहाँ पे सिर्फ g था. और आपको पता होना चाहिए g क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड g स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना वो डाउनवर्ड है. तो देयरफॉर you have g dash equal to under root of a square plus g square. So therefore v2 equal to under root of m under root of a square plus g square upon m. तो ये अंडर रूट थोड़ा सा केयरफुल रहना. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? हमको v2 की भी वैल्यू दी है ना. v2 की वैल्यू कितनी दी है? 60.1. अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू सॉल्व दिस वन. तो काम करेंगे, वी कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग. हमारे पास क्या है? mg बाय स्मॉल m. अच्छा ये स्मॉल m है, ठीक है. ये म्यू की जगह पे स्मॉल m लिख लेता हूँ. स्मॉल m हमारे पास क्या है? mg बाय स्मॉल m. तो कैन आई डू दिस? मैं एक काम करता हूँ ना, इसको g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर चलेगा. चलेगा. क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. गुड. क्लियर. अब ऐसा क्यों किया बताता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास व्हाट आई वांटेड टू हैव इज mg बाय m का वैल्यू मेरे पास था, इसके लिए वो यूज कर लिया. तो 60.5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg बाय m को बाहर निकाल लेते हैं. बराबर. तो क्या बचा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन g. अभी जो अपॉन g है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर कर सकते हैं, जी स्क्वायर. तो जी स्क्वायर. ओके. देन ये क्या वैल्यू है? 60. तो 60.5 इक्वल टू 60 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस. तो देयरफॉर 60.5 अपॉन 60 इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाय जी स्क्वायर रेज टू हाफ. अब यहाँ पे होता है प्रॉब्लम चालू.
भी तुमको ये सॉल्व करना है। तुमको पूछा क्या था फाइनली, क्या पूछा है, क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ, तो तुमको सिर्फ ए और जी, ए अपॉन जी फाइंड करना है मतलब। तो क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर कर लो। तो वेल बाय द वे व्हाट इज 60.5 अपॉन 60, 1 पॉइंट समथिंग, तो ठीक है, 1 पॉइंट वेरी स्मॉल थिंग जो भी होगा। तो 60.60 डिवाइड बाय 60, तो 1.008, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 1.016। तो 60.5 बाय 60, 1.1008 इक्वल टू 1 + a² बाय g² का रेज टू हाफ। अभी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 1.016 इक्वल टू 1 + a² बाय g², 1 माइनस कर लो, 0.016 a² बाय g²। जैसे 16 में 1000, 16/1000 बराबर ना। तो 16/1000 इक्वल टू a² बाय g²। रूट ले लो, रूट। तो a/g इक्वल टू 4/10 √10। व्हाट इज √10? 3 पॉइंट समथिंग पाई वैल्यू होता है वो, पाई। तो ठीक है, a/g इक्वल टू 4/10, 0.4, और ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो बताओ क्या आएगा, 1/8, 1/8 आएगा पक्का, क्यों सर, 100%। हाँ, अंडर रूट, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपांशन के अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो एक स्टेप गलत हो गई ना तो सब गया। तो सिंगल स्टेप कहाँ गलती हुई, ये अंडर रूट था। तो जब अगला स्टेप लिखा ना मैंने, तो यू शुड हैव टोल्ड मी कि ये अंडर रूट आएगा, आएगा ना सर। एक बार और देख लो, हमने सिर्फ जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस जी को रूट के अंदर जी स्क्वायर कर दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म रूट के रूट में है। तो एक छोटा सा गलती करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, तो इतना कैलकुलेशन है ही नहीं, अप्रोक्सीमेशन से ही आ जाता है आंसर। ये बताता हूँ कैसे। तो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/, बराबर। तो 1/4, तो अभी क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे इसके बाद, 60.5/60, 60.5/60, a² बाय g² +1, 1/4। तो अभी क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हो, पर तो वो पता होना चाहिए। अगर मेरे पास 1 + a/b रेज टू n है, और मुझे पता है कि a इज वेरी वेरी लेस देन b, मतलब a/b इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस केस में ये इंडेक्स डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तुमको तो a पूछा है, तो तुम ऐसा अज्यूम करके तो चल नहीं सकते। यू कैन नॉट अज्यूम कि a इज वेरी वेरी लेस देन b, नहीं कर सकते, वो तो पूछा ही है। और देखो यहाँ पे तो आंसर में दिया है ना, तुमको वेरी वेरी लेस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? तो क्या करेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर। तो वैसे यू शुड नो, ये 60.5 को ना, 60.5 को तुम 605/6000 लिख सकते, दैट इज समथिंग यू नो ऑलरेडी। ओके, इक्वल टू a² बाय g², बराबर। हाँ, 600, जाग रहा है, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, 121/, तो इतना भी क्यों करे फिर, इसको एक काम करूँ क्या, मैं ऐसा लिखूँ क्या, 60 + 0.5 लिख सकता हूँ ना मैं, लिख सकते हैं ना ऐसा।
हाँ, तो ए स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू 1/2. कैन आई राइट डाउन 60/61? 0.5 बाय 60, 120. और ये जो 1/4 था, मैं काम करता हूँ पावर क्या कर लेता हूँ 4. कर सकते हैं पावर 4. स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हो स्क्वायर. तो 1/4 को हटाने के लिए क्या करते हो पावर 4. तो ए स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस 1/120. इज इट नॉट वेरी वेरी लेस देन 1? है ना. तो अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है आपको. तो डायरेक्टली इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. इंडेक्स को डायरेक्टली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो कर दो. 1 1 कैंसल. व्हाट इज 4/120? 1/30. 1/30 ए स्क्वायर बाय जी स्क्वायर. तो 1/30 का रूट इक्वल टू ए बाय जी. व्हाट इज रूट ऑफ 30? 5 पॉइंट समथिंग. 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो 5 पॉइंट समथिंग. तो a इक्वल टू जी अपॉन रूट ऑफ 30. आंसर देते ना. नियरेस्ट क्या है 5. तो रूट ऑफ 5 वेयर वी हैव टेकन रूट 5 एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5. हो गया. तो एक छोटा सा गलती पूरा क्वेश्चन जाएगा. तो अगला क्वेश्चन. A musician using an open flute. Open flute मतलब पाइप ओपन एंड बोल रहे हैं. Of length 50 centimeter produces second harmonic sound waves. Second harmonic मतलब third overtone. A person runs towards the musician from another end of the hall at a speed of 10 km per hour. If the wave speed is 330 meter per second, the frequency heard by the running person shall be close to. तो बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास म्यूजिशियन इज यूजिंग एन ओपन फ्लूट ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर और सेकंड हार्मोनिक बोला है. सेकंड हार्मोनिक इज थर्ड ओवरटोन. है ना. सेकंड हार्मोनिक इज थर्ड हार्मोनिक. तो इधर सेकंड हार्मोनिक बोला है. हाँ, तो सेकंड हार्मोनिक बोला है. तो ये मैंने उस दिन भी बताया था कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा. फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप? V/2L. बराबर. तो ये तो हो गया कैंसिल. मतलब V/L. व्हाट इज V? V अवॉइड. कितना बोला है 330. 330. और लेंथ कितना है 0.5. 50 सेंटीमीटर का 0.5. 0.5 मतलब 660. तो फ्रीक्वेंसी आ गया 660 हर्ट्ज का. तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जो म्यूजिशियन प्ले कर रहा था. अब अ पर्सन मतलब लिसनर runs towards the musician from another end. वो towards आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है. डिस्टेंस कम हो रहा है तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी. V प्लस VL अपॉन V इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वो. व्हाट इज VL? 10 किलोमीटर पर आवर. बराबर ना. तो 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा आपके पास. 9 का एंड 5 का. इसको 25/9 रहने दो. विल सी. ओके, तो VL आ गया. हो गया. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी. व्हाट इज V वैल्यू? कितना है 330 प्लस 25/9 अपॉन 330 इंटू 660. 660 था ना वो. यस. वन जा एंड टू जा. व्हाट इज 330 प्लस 25/9? 333 के आसपास ना. 9 वन जा एंड थ्री जा. तो रफली रफली स्पीकिंग ये वन जा और रफली रफली थ्री जा. रफली रफली स्पीकिंग तो कितना हो गया 333 इंटू 2. 666 हर्ट्ज. रफली रफली 666. ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें तुम अच्छे से पहले समझ लो। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे सुनोगे तो N3N 5N 7N 9N ये सब पता होना चाहिए। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1.5 किलो हर्ट्ज है। द नंबर ऑफ ओवरटोन्स, ये सेम क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के लिए। नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड बाय अ पर्सन विद दिस ऑर्गन पाइप विल बी, assuming that the highest frequency a person can hear is 20,000 hertz, क्योंकि ह्यूमन ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपको पूछा है कि आपके पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप था, तो ये क्वेश्चन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी पूछा जाता है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी होता है। बराबर, करेक्ट। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलो हर्ट्ज। द नंबर ऑफ ओवरटोन्स, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के लिए भी आता है। तो एक में से चार क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। कितने ओवरटोन्स एक पर्सन सुन सकता है, ऐसा पूछा है। 1.5 किलो हर्ट्ज ये फंडामेंटल है। आपको ओवरटोन्स पूछा है, तो पहला ओवरटोन कितना होगा? 3n, 3 इंटू 1.5, 4.5। सेकेंड ओवरटोन क्या होगा? 5n, मतलब 7.5। अब दो कर लिए ना, तीसरा मत करना। पहला ओवरटोन था 4.5, उसका कितना आया? 7.5। डिफरेंस कितना है? 3 3। अगला कितना आएगा? 10.5। उसका अगला कितना आएगा? 13.5। उसका अगला कितना आएगा? उसका अगला, उसका अगला लेना नहीं है, 22.5 आएगा, लेकिन तुमको 20 किलो तक बोला है। कितने हो गए? 6 हो गए, क्वेश्चन खत्म। 6 ओवर कौन? व्हाट अबाउट हार्मोनिक्स? 7, क्योंकि हार्मोनिक्स में तुम फंडामेंटल भी काउंट करते हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इफ यू जस्ट वांट, दिस इज लेट अस से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसका वैल्यू है 1.5 किलो हर्ट्ज का। तो कौन से तुम सुन सकते हो? 3n, 5n, 7n, उसके बाद 9n, उसके बाद ऑफकोर्स 11n, और उसके बाद 13n। ऐसा ही है ना? बराबर लिख रहा हूं मैं। ये आता है 4.5 किलो हर्ट्ज, तो ये किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। ये आता है 7.5, ये आता है 10.5, ये होता है 13.5, ये होता है 16.5, ये होता है 19.5। मैं इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर ओपन पाइप होता तो, ओपन पाइप होता तो डिफरेंस 3 की जगह पे 1.5 का लेते, क्योंकि N2 N 3N, मतलब पहला फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन इज 3, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 10.5 और 1.5, 12, उसके बाद 13.5, ऐसा गिनते जाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन सिटिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड, वो स्टिंग हो गया है, वो सिटिंग होना चाहिए। तो पर्सन स्टिंग नहीं, सिटिंग। तो पर्सन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग नहीं करता क्योंकि वो एंड है। ओके, वेरी गुड। तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। तो वो ग्राउंड पे खड़ा था, उसने जेट एरोप्लेन का साउंड सुना, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री। नॉर्थ से 60 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विद ग्राउंड लेवल, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन। अगेन गुड। इफ v is the speed of sound, speed of plane is, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। गुड। तो a person standing on ground hears, hears the sound of jet coming from north at an angle of 60 degree, north at an angle of 60 degree। याद रखना, ये ऊपर होता है नॉर्थ, लेकिन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला है। तो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला है, ये इंपॉर्टेंट था। At an angle of 60 degree, this is really important। ओके, तो ऐसा है, तो ये 60 डिग्री है। लेकिन जब उसने देखा तो उसको वो जो जेट था वो अपने सिर के ऊपर दिखा, वर्टिकली अप दिखा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इनिशियल। ये जेट है, ये पर्सन है,
ये सम पॉइंट है, सम पॉइंट लेटर से क्यू, सम पॉइंट क्यू। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है? v इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? ये ये स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि जेट से साउंड ह्यूमन तक आता है, प्लेन नहीं आता, प्लेन से आता है। तो ये क्या है? वीपी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पक्का समझ में आया? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, साउंड ऑफ जेट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब दिखाते हैं ना, प्लेन पे जब दिखाते हैं तो नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, इसके लिए मैं ऊपर नॉर्थ बोल रहा हूँ। तो नॉर्थ बट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। साउंड आया पर्सन तक, प्लेन गया सीधा, उसका जब देखा उसको साउंड तो पीछे से सुनाया ऐसा लगा, लेकिन प्लेन था ऊपर। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ प्लेन? वेरी गुड। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? cos 60, सिंपल, वेरी सिंपल। cos 60, what is cos 60? Adjacent upon hypotenuse. What is cos 60? हाँ, तो क्या आ गया? v/2 बराबर, दिया क्या v/2? हाँ, लेकिन लेकिन आंसर में क्या बोला है वो भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर डी बोला है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A source of sound S emitting waves of frequency 100 hertz and an observer O are located at some distance from each other. A source of sound S, you have some source of sound S which is emitting waves of frequency 100 hertz, मतलब कोई सा frequency is 100 hertz, और ऐसा बोला है an observer O are located at some distance from each other। तो S और O में कुछ distance है ऐसा आपको बोला है। The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle 60 degree with the source observer line। ये source observer line को 60 डिग्री पे सोर्स मूव हो रहा है। नॉर्मली हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके इसमें सोर्स और मूविंग अलोंग दिस लाइन, या तो टूवर्ड्स जा रहा था या तो अवे, लेकिन अलोंग दिस लाइन था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि जो सोर्स है वो अलोंग द लाइन जा नहीं रहा है, वो एट सम एंगल जा रहा है। तो जब ऐसा हो तो आपको कंपोनेंट फाइंड करने पड़ते हैं, दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक होगा कॉस कंपोनेंट जो अलोंग लाइन होगा, और एक होगा साइन कंपोनेंट वो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, देन द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे था। apparent frequency heard by the observer will be, apparent frequency heard by the observer। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अच्छे से समझ लो, एवरीथिंग इज इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था, उसके बाद दिस सोर्स इज मूविंग एट दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन 60 डिग्री पे। तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये, और वैसे बाय द वे ये सोर्स है तो ये वी एस है, तो ये क्या होगा पता है? वी एस कॉस 60। तो टूवर्ड्स आ रहा है ना, ये टूवर्ड्स आ रहा है ना, कौन सा कंपोनेंट टूवर्ड्स आ रहा है? वी एस कॉस 60। और लिसनर क्या है? स्टेशनरी। तो व्हाट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी? वी अपॉन वी माइनस, माइनस क्यू, क्योंकि ये टुवर्ड है, अप्रोचिंग का केस है। रिसीट का होता तो क्या लिखते हैं? प्लस। लेकिन वी एस पे वी एस कॉस 60, वी एस कॉस 60 इंटू रियल फ्रीक्वेंसी। रियल फ्रीक्वेंसी दिया है क्या हमको? 100 हर्ट्ज का दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज स्पीड? 330। व्हाट इज वी एस वैल्यू? 19.4। 19.4 व्हाट इज कॉस 60? हाफ, तो बाई 2 हो गया, और ये कितना है? 100 है। तो 330 अपॉन हाउ मच इज 19.4 बाई 2? 9.7। तो 330 में से 9.7 निकाल लो। हम्म, 322 कैसे? 321.3 इंटू 100। अभी समझने वाले को समझ में आ गया होगा आंसर क्या है। 100 और 97 तो नहीं हो सकता, 103 और 106 में से एक। तो 330 बाई 321, पॉइंट से हटा दो ना,
3 का फैक्टर बन जाएगा ना वो, तो व्हाट इज 330 बाय 321? 103। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 330 डिवाइड बाय 3 टू 1.3, 102.7। तो ये टोटल आ गया 102.7, मतलब 103 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of three segments into which a string is divided, N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of three segments into which a string is divided. Okay, then the original fundamental frequency N of the string is given by। बहुत सिंपल है ये भी। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके हमने 3 पीसेस कर लिए। पहले का लेंथ L1 मान लेते हैं, दूसरे का L2 मान लेते हैं, और तीसरे का L3 मान लेते हैं। तो बट ऑब्वियस टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2 प्लस L3। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला? n इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ p बाई n। आपको पूछा है, देखो अगर आप ध्यान दोगे ना अच्छे से, तो 1/n, 1/√n, n और √n। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/n, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन रूट ऑफ p बाई n। तो 1/n, 2/√p/n, इसको फिलहाल रखता हूँ साइड में। व्हाट इज l? L1 प्लस L2 प्लस L3। तो 1/n इक्वल टू 2L1 अपॉन रूट ऑफ p/n प्लस 2L2 अपॉन रूट ऑफ p/n प्लस 2L3 अपॉन रूट ऑफ p/n। 1/n था, 2/n रूट ऑफ p/n, तो what will be 2L1 upon root of p/n? 1/n 1, तो 1/n1 plus 1/n2 plus 1/n3 है क्या? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मुझे क्या समझा कि 1/n करना है, तो आई ऑलवेज टेल यू दैट कीप एन आई ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट दिख रहा है मुझे। और वैसे भी दिमाग में फॉर्मूला होता है कि 1/n इज 2l बाय रूट ऑफ p/n। तो L अगर मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख देता हूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ऑप्शन है आता है। अगला क्वेश्चन, अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड हिम। तो स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट, उसको देखा कि आगे ट्रैफिक जैम है। ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, 36 into 5/18, 1 to 2 10 meter per second। He finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 kilometer per hour, मतलब 5 meter per second, is honking at a frequency of 1392 hertz। If the speed of sound is 343 meter per second, the frequency of the honk as heard by him will be। honking मतलब हॉर्न बजाना होता है ना, हमारे यहाँ पे वो जनरल प्रॉब्लम होता है कि ट्रैफिक थोड़ा सा ईज हुआ नहीं, ये सब चालू करते हैं, पीछे से हॉर्न बजाना। दे आर मोर बिजी देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, सबको जाना होता है। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो इजी क्वेश्चन है। लिसनर कौन होगा लिसनर? मोटरसाइकिलिस्ट। तो लिसनर इज मोटरसाइकिलिस्ट, उसका स्पीड तो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ लिसनर मतलब मोटरसाइकिलिस्ट मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। सोर्स कौन है? वो कार, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो लिसनर लिसनर सोर्स को फॉलो कर रहा है। तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स, मैंने बताया था आपको, V प्लस VL अपॉन V प्लस, माइनस नहीं होता है। लिसनर फॉलोइंग सोर्स दोनों प्लस, सोर्स फॉलोइंग लिसनर दोनों माइनस, ओके, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यह आ गया आपके पास V प्लस VL। व्हाट इज VL? व्हाट इज VL? 10। व्हाट इज V वैल्यू? 343।
तो 343 प्लस 10 अपॉन 343 प्लस 5 इंटू कितना था, और व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1392, 1392, तो कितना आ गया ये 353 अपॉन 348। वैसे ये ऐसे नंबर क्यों दिए होते हैं उसका भी रीजन होता है, वो ठीक है, वन द फोर द जो भी है, यू शुड नो, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये नहीं होंगे ना, कैसे होंगे ये, एक बात बताओ, लिसनर का स्पीड ज्यादा है, सोर्स का कम है, तो ओवरऑल डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, तो ओवरऑल डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो आंसर 1392 से बड़ा होना चाहिए, ये तो हो गया। हाँ अभी बोलो, वन का फोर का 1412 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the wire between two ends of a sonometer wire is 100 centimeter, total length 100 centimeter है, what should be the position of two bridges below the wire so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio 1:3:5। इसके लिए तुमको सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए, नहीं याद तो कोई बात नहीं, वैसे हमको इतना भी डिटेल नहीं लगने वाला। तो ये सोनोमीटर बॉक्स है, एंड इफ यू रिमेम्बर सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर एक हुक होता है, और इस हुक से हम लोग एक वायर को निकाल लेते हैं, और पुली के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट क्या था वो, स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट यू पुट सम वेट हियर, तो टेंशन प्रोड्यूस हो गया इसमें, और फिर यहाँ पे तुम लगा देते हो, इफ यू रिमेम्बर नाइफ एजेस, जिसको तुम बेसिकली ब्रिज भी बोलते हो, तो ये नाइफ एजेस वायर को सपोर्ट देने के साथ साथ वायर के लेंथ को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो ब्रिजेस तो तीन पार्ट, तीन ब्रिज तो चार पार्ट, सिंपल सा लॉजिक है वो। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसका लेंथ मैं L1 मान लेता हूँ, ये दूसरा है L2 और ये तीसरा है L3। आपको एक पूछा है कि ये जो ब्रिज है इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछा है इन शॉर्ट, x1, x1 बोल देते हैं इसको, इसको बोलते हैं x2। तो दे आर आस्किंग मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस टू ब्रिजेस। क्वेश्चन समझ में आया, सोनोमीटर बॉक्स का, उसके ऊपर वायर था, वायर के नीचे दो नाइफ एजेस थे, दो ब्रिजेस थे, दो ब्रिज मतलब तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, तो तीन सेक्शन है, तो तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, पहले सेक्शन का फंडामेंटल, दूसरे का और तीसरे का, और यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपको दिया है 1:3:5। तो N1:N2:N3 इज 1:3:5। पूछा क्या है, पोजीशन, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग पहले तो लेंथ का रेशियो फाइंड करेंगे, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यू शुड रिमेम्बर, आपको पता है ही वैसे, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम होता है। तो तुम जितना भी स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में जितना भी वेट लगाओगे, तो वो वेट तीनों के लिए ही टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पहले पार्ट के लिए किया, इट विल प्रोड्यूस द टेंशन फॉर ऑल द थ्री पार्ट, और द टेंशन इज कांस्टेंट, और एम मास पर यूनिट लेंथ इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वायर सेम है, राइट। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो बेसिकली एल इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो L1 is to L2 is to N3 is 1/N1 is to 1/N2 is to 1/N3, तो 1:1, 1/3 एंड 1 बाय, क्या करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं, 15। तो क्या आएगा ये, यू विल हैव L1 is to L2 is to L3 इक्वल टू 15 is to 15/3, 5 is to 3। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई भी एक मल्टीपल मान लेता हूँ, सम कॉमन फैक्टर, रेशो जब लेते हो, रेशो से नंबर में जाते हो, तो तुम कुछ कॉमन फैक्टर लेते हो, तो लेट अस टेक कॉमन फैक्टर x। अगर मैं कॉमन फैक्टर को x लेता हूँ, तो L1 क्या मिल जाएगा मेरे को 15x, L2 क्या मिल जाएगा 5x, और L3 क्या मिल जाएगा 3x। लेकिन मुझे L1 प्लस L2 प्लस L3 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 100 तो है सेंटीमीटर में, हाँ, लेकिन L1 क्या है 15x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 100।
तो कितना हो गया ये 23x इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू कितना आ गया 100/23 बराबर। तो व्हाट इज L1? व्हाट इज L1? 15x मतलब 1500/23। तो पहले सेक्शन का लेंथ कितना है 1500/23 और पहला ब्रिज कहाँ था पहले सेक्शन खत्म होने पे था। मतलब पहले ब्रिज का पोजीशन क्या आएगा 1500/23 है ना। जहां पे पहला सेक्शन खत्म हुआ वहां पे पहला ब्रिज है। तो 1500/23 ए बी और डी में है। अभी लॉजिकली कोई भी बता देगा पहला ब्रिज अगर 1500/23 पे है तो दूसरा ब्रिज उससे दूर ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये 500/23 कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या पहला ब्रिज 1500/23 पे और दूसरा ब्रिज उससे पहले नहीं। तो फिर ऑप्शन नंबर डी। चलो लेकिन ठीक है अगर आपको फाइंड सपोज आपको सॉल्व करना ही है तो क्या करेंगे? तो L2 निकाल लेना। पहले तो L2 फाइंड करना पड़ेगा ना। व्हाट इज L2? 5x। तो कितना होगा 500/23। जो 500/23 दिया होगा जिनको ये याद नहीं रहा कि ब्रिज का पोजीशन फाइंड करना है घाई घाई में तो वो गलती से ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ब्रिज होगा L1 प्लस L2 पे। तो 1500/23 प्लस 500/23 मतलब 2000/23 हो गया क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन। एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। अभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं एंड ओपन एट द अदर। मतलब जिनको गाई है ना वो समझेगा दो पाइप है एक क्लोज है और एक ओपन है। ऐसा नहीं एक ही पाइप है एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है। रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड रेजोनेट मैंने बताया था मतलब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होना। स्मॉलेस्ट लेंथ मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। हमारे पास क्लोज पाइप है और स्मॉलेस्ट लेंथ बोला है मतलब पहला हार्मोनिक है। तो पहले हार्मोनिक में क्लोज पाइप में कितने लूप बनते हैं? हाफ। एक नोड और एक एंटी नोड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड एंड क्लोज एंड ऑफ पाइप? λ/4। तो ये जो 450 सेंटीमीटर है ना वो λ/4 है। आगे ध्यान में द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क। नेक्स्ट लार्जर लेंथ मतलब क्लोज पाइप में एन के बाद कौन आता है? 3n। तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ मतलब फर्स्ट ओवरटोन दैट इज थर्ड हार्मोनिक। सही है। अभी तुमने जो बताया मेरे को फंडामेंटल में ऐसा बनता है हाफ लूप और नेक्स्ट में क्या बनता है यार आपको 1.5। वेरी गुड। तो वहां पे बनेगा 1.5। तो 1.5। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ इन दिस केस? कितना आएगा? हाँ 3 λ/। अरे 3 λ/4 सही तो है राइट। तो 3 into लैम्डा नोड एंड नोड λ/2 एंड λ/4 तो 3 λ/4। व्हाट इज λ/4? हाँ तो क्या आ गया? तो हो गया ना सॉल्व। तो सिर्फ अगर आपको ये बेसिक चीजें याद होते तो फिर क्वेश्चन सिंपल। इसके बाद का क्या है नेक्स्ट लार्जर है 250 5 λ/4। उसका अगला 350 उसका अगला 450 मतलब 100 का डिफरेंस। अगर ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ गए ना तो सीईटी में मैं आपको 100% बोलता हूँ। मतलब मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। आपको 100% में मिलेगी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 90% के ऊपर फिजिक्स में मिल जाएगी 90 के ऊपर। बेसिक्स पता होंगे तो क्योंकि ये पता था तो सिंपल था हो गया। अगला क्वेश्चन। और क्लोज एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक क्लोज और एक ओपन ऑर्गन पाइप है
have the same length when they are vibrating simultaneously in their first overtone, तो दोनों first overtone में है। क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है और ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक होता है। दे प्रोड्यूस 3 बीट्स, तो 3 बीट सुनाई दिए। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज नाउ मेड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो ओपन पाइप का लेंथ को तुमने 1/3 कर दिया और उसका एक एंड क्लोज कर दिया, एंड वन ऑफ द इट्स एंड इज क्लोज। तो अभी वो नया पाइप बन गया 1/3 लेंथ का, मतलब L/3 लेंथ का, और वो पाइप हो गया क्लोज पाइप। ऑन द अदर हैंड, तो इधर भी हैंड, एच हैंड, ओके। तो ऑन द अदर हैंड द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप, तो क्लोज पाइप जो था उसका लेंथ 3 गुना कर दिया आपने, 3 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन दे वाइब्रेट इन द फंडामेंट इन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। तो ये सब चेंजेस करने के बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, और तब कितने बीट्स है ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन। तो क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, इसके इसके बीट्स कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 बोला ना? यस, दोनों का लेंथ सेम है। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा दोनों में से बड़ा है। N1 क्लोज इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, और फंडामेंटल होता है V/4L, और इनिशियली लेंथ दोनों का सेम था, मतलब क्लोज पाइप और ओपन पाइप का लेंथ सेम था, तो मैंने LC नहीं लिखा इधर। और ओपन पाइप के केस में फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक मतलब N ओपन। तो ये क्या आ जाएगा? V/2। तो ये V/L वो 3V/4L, तो बड़ा V/L के 3/4। हाँ, तो ये N1 ओपन बड़ा है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन इज ग्रेटर देन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज, तो ऐसा उसका मतलब है। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो N1 ओपन कितना आ गया? V/L आ गया, दिस इज V/L। तो ये हो गया V/L माइनस 3V/4L इक्वल टू 3। तो 1 माइनस 3/4 कितना होता है? ये 1 है, ये 3/4 है। 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो V/4L है ये। तो V/L कितना मिल जाएगा यहाँ से? 12, 12 मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल गया है। अब क्या बोला है कि जो ओपन पाइप था, ओपन पाइप था, उसकी लेंथ कितनी कर दी? 1/3, और उसको एक एंड पे कर दिया क्लोज, बराबर। और वो वाइब्रेट हो रहा है उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, मैं उसको फिलहाल बोल देता हूँ N। जो ओपन पाइप था उसकी लेंथ तुमने कर दी 1/3, मतलब L/3, और उसको एक एंड पे कर दिया क्लोज, उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं N। तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? V/4L डैश, लेकिन L डैश क्या है? L/3। क्लियर? पक्का? जो ओपन पाइप था उसका तुमने 1/3 कर दिया लेंथ, तो L डैश कितना है? L/3, और उसको एक एंड पे कर दिया क्लोज, तो क्लोज पाइप बन गया विद लेंथ ऑफ L/3। तो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप? V/4L, लेकिन कौन सा L? नया लेंथ L डैश, वो क्या था? L/3। क्लियर यहाँ तक? तो ये कितना आएगा? 3/4 इंटू 12, क्योंकि V/L कितना है? 9। तो कितना होगा ये? कितना होगा? 9, तो 9 आ गया। और जो दूसरा पाइप था, जो क्लोज पाइप था, उसका लेंथ तुमने 3 गुना कर दिया। कितना कर दिया? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। उसको मैं एन डैश बोल देता हूँ, और उसको क्लोज ही रखा है तुमने, बराबर, क्लोज ही रखा है, तो वो आएगा तुम्हारा 3 टाइम्स कर दिया ना तुमने, तो V/4L डबल डैश, तो एन डैश इक्वल टू V/4 इंटू 3L, तो एन डैश इक्वल टू 1/12 V/L। व्हाट इज V/L? व्हाट इज V/L? 12। तो कितना हो गया? 1। अभी कितने बीट सुनाई देंगे? N माइनस एन डैश। देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स विल बी N माइनस एन डैश। N कितना आया? 9, 9 आया ना? एन डैश कितना है? 1, तो बीट कितने हैं? तो 8 है ना ऑप्शन में। हाँ,
हाँ चलो ए और डी, मल्टीपल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे, तुम पढ़ रहे थे सुपर क्वेश्चन ऑफ वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ऑफ कोर्स अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेव होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव होता है। कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स। तो वो ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगा सकते हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो जेडबल का जो क्वेश्चन है ना, ऐसा कंफ्यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। अरे ठीक है, सुपर क्वेश्चन ऑफ वेव्स में कोई भी वेव चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग होता है, मतलब वेव होता है। उसका इक्वेशन क्या दिया है? 10 कॉस ऑफ, आपको पता है ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है ओमेगा, ये तो के है, वेयर टी एंड एक्स आर इन सेकेंड एंड टी is in second, x is in meter respectively. It can be inferred that wavelength is 188.4 meter, wave number k is 0.33 radian per meter, wave amplitude is 10 volt per meter, the wave propagating along positive x direction, which one of the following pairs is pair of statement is correct। तो चार स्टेटमेंट है, वेवलेंथ 188.4, वेव नंबर की वैल्यू k की वैल्यू 0.33, मैंने आपको बताया था वे k को वेव नंबर बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर है, तो वो तो है, वो तो 10 वोल्ट पर मीटर है। तो थर्ड नंबर, सी नंबर का स्टेटमेंट तो करेक्ट है। वेव इज प्रोपेगेटिंग पॉजिटिव एक्स, ये गलत हो गया ना, क्योंकि बीच में माइनस हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो डी तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी देखो, उसमें से सी करेक्ट है, तो बी भी नहीं हो सकता, सी और डी में से एक। तो अगर मुझे समहाउ पता लग जाए, देखो अभी क्या था, सी तो करेक्ट था, तो बी और ए ये स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। वेवलेंथ अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट वेवलेंथ? 2 पाई एन पता है ना ये, तो क्यों लिख रहा हूँ? मुझे ओमेगा पता है। व्हाट इज एन? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सी बाय लैम्डा पता नहीं तुमको ये? v इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज v इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज v बाय लैम्डा। और अगर वेव ये एयर में प्रोपोगेट कर रहा होगा तो v की वैल्यू होती है c। अरे फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एन लैम्डा, एन इक्वल टू v बाय लैम्डा। लेकिन अगर मीडियम ये एयर या फ्री स्पेस होगा तो v की जगह पे क्या लिखोगे? तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा? c बाय लैम्डा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 10⁷। c की वैल्यू कितनी होती है? 10⁸ सही है। तो लैम्डा इक्वल टू, अभी देखो ये 10⁷ और ये 8 हो गया कैंसल, तो 10 बचा उधर। व्हाट इज 2 पाई? 6.28, 6.2 इंटू 30। तो एक काम करना, 188.4 तो हो गया, ए करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी है ना।